हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? केंद्रीय कार्यपालिका या संघीय कार्यपालिका। कार्यपालिका में क्या आ जाता है आपका? राष्ट्रपति हेड होता है कार्यपालिका का। इसके बाद पीएम, फिर सारी मंत्रिपरिषद। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। अब अगला इसके आगे जो आओगे तो अब देखोगे संघीय विधायिका। विधायिका मतलब जहां पे कानून बनते हैं, मतलब संसद की बात हो रही, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाएंगे इसमें। राष्ट्रपति तो रहेगा ही रहेगा। उसके पहले एक बार देख लो कि कार्यपालिका में ही कुछ मंत्रालय होते हैं। उन मंत्रालय से क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन से विभाग आते हैं। ये हल्का सा आता है, तो वो मैंने जो मुख्य मुख्य मंत्रालय है वो बता रहा हूँ। जैसे गृह मंत्रालय है, सबसे विस्तृत मंत्रालय यही होता है। इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? आंतरिक सुरक्षा, अर्धसैनिक बल जो CAPF होते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ये भी इनके अंतर्गत आते हैं। इनका प्रबंधन करना, सीमा का प्रबंधन करना, ठीक है, BSF इन्हीं के अंतर्गत आती है। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध कैसे रहे, क्या रहे, ये सारा प्रबंधन करना भी इनके अंतर्गत आता है। संघ शासित प्रदेशों का प्रावधान, जो संघ यूटीज हैं तो उनका प्रशासन वगैरह इनके अंतर्गत आता है। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी कौन होते हैं? यही जिम्मेदार होते हैं। तो ये सारी चीजें, एक राजभाषा विभाग भी होता है इनके अंतर्गत। राजभाषा जो होती है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा, तो इसका प्रमोशन वगैरह, अधिकारी वगैरह, ये सब भी ये काम करते हैं। आगे आते हैं विभाग का। ये आ गया, देखो कौन कौन से विभाग होते हैं। ये सारे इनके कार्य होते हैं। इनके अंदर विभाग देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आंतरिक सुरक्षा विभाग, दूसरा होता है राज्य विभाग, तीसरा गृह विभाग, चौथा जम्मू कश्मीर कार्य विभाग। पहले भी होता था, अब भी होता है क्योंकि यूटी बन गई अब तो ये। पांचवा होता है सीमा प्रबंधन विभाग और छठवां होता है राजभाषा विभाग। तो ये टोटल 6 विभाग होते हैं आपके गृह मंत्रालय के अंतर्गत, होम मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत। अगला आ जाते हैं रक्षा मंत्रालय देख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत क्या आता है आपका? रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए जो ऑर्डर होते हैं वो। पूर्व सेनानी कल्याण विभाग, ये पेंशन वाला होता है, जो पहले सेनानी रहे हैं, क्योंकि सैनिक क्या है, अपनी थोड़ी सी लाइफ में 10 से 15 वर्ष की लाइफ में ही सब कुछ अपना सेना को दे देता है, तो उनका कल्याण भी देखना। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग भी होता है और वित्तीय विभाग भी होता है। वित्त मंत्रालय में देख लीजिए क्या होता है। आर्थिक कार्य विभाग होता है, व्यय विभाग होता है, राजस्व विभाग होता है। इसके बाद निवेश तथा लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग होता है और वित्तीय सेवा विभाग होता है। ये आपके कहाँ आते हैं? वित्तीय मंत्रालय के अंदर। एक लोक उपक्रम विभाग भी शायद अभी मोदी गवर्नमेंट ने वित्त मंत्रालय को दे दिया था। भारी उद्योग एवं लोक उपक्रम होता था पहले, तो भारी उद्योग तो रह गया, उससे निकाल के यहाँ पे दे दिया था। उसको एक बार आप लोग चेक कर लेना। केंद्रीय विधायिका, अब आ जाते हैं हम लोग मेनली, ये आपको मुख्य मुख्य विभाग बता दिए। अब केंद्रीय विधायिका मतलब संसद पे आ जाते हैं। संसद का गठन, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का प्रावधान है। राज्य हितों को संघीय स्तर पर रक्षा करने हेतु राज्यसभा का गठन किया गया, क्योंकि इसको राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? विधायक, जो राज्य के विधायक होते हैं वो चुनाव करते हैं। वही एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होता है इनका चुनाव। द्वितीय सदन का प्रारंभ, जो द्वितीय सदन बोला जाता है, इसको उच्च सदन भी यही है। उच्च सदन तो है ही है, और द्वितीय सदन भी। इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1918 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन से हुआ था। संरचना क्या है इसकी? 250 टोटल इसकी संख्या हो सकती है, लेकिन इस टाइम पे कितने? 245 सदस्य होते हैं। टोटल इसकी संख्या कितनी है? 250 मैक्सिमम। 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। वर्तमान में 245 सदस्य हैं। 229 राज्यों से हैं, 4 कहाँ से हैं? संघ राज्यों से हैं, और 12 क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। ये टोटल हिसाब है। किस किस क्षेत्र में मनोनीत होते हैं? कला, साहित्य, विज्ञान तथा समाज सेवा से मनोनीत कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं। जैसे अभी 3-4 लोगों को मनोनीत किया था, इल्ले राजा जो हैं उनको भी मनोनीत किया था। ये क्या है? ये म्यूजिशियन है बहुत बड़े साउथ के।
यूपी में राज्यसभा की सीटें देख लो, यूपी में सर्वाधिक है 31, फिर महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटें पूछ दी जाती हैं एग्जाम्स में, ऑर्डर पूछ दिया जाता है, मैचिंग के लिए मैट्रिक्स भी पूछ दी जाती है, मैच करो। तो यूपी में 31 है, फिर महाराष्ट्र में, फिर तमिलनाडु में 18 है, फिर बिहार और वेस्ट बंगाल दोनों में 16-16 है। तो ये जो सर्वाधिक हैं 5 राज्यों की वो मैंने बता दी। कार्यावधि क्या होती है? 6 साल तक होती है हर सदस्य की। स्थायी सदन है, कभी विघटित नहीं होता है, परमानेंट रहता है। हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और नए आ जाते हैं, ऐसे ये चलता रहता है। निम्न सदन है लोकसभा, ये विघटित हो जाता है, राष्ट्रपति विघटन कर सकता है इसका। संरचना क्या है इसकी? अधिकतम संख्या 552 है, 552, 530 राज्यों से चुने जाते हैं, 20 संघ राज्यों से चुने जाते हैं और 2 आंग्ल भारतीय समुदायों से। जो मैंने बताया था कि अनुच्छेद 331 इनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान करता था, लेकिन इसके लिए क्या समयावधि बढ़ानी पड़ती थी। इस बार इन्होंने समयावधि नहीं बढ़ाई है मोदी गवर्नमेंट ने, तो ये वाला आंग्ल भारतीयों के लिए जो था अनुच्छेद एक खत्म हो गया, इनका रिजर्वेशन खत्म हो गया। ठीक है, अनुच्छेद 82 आते हैं। 80 पढ़ लिया आपने, 81 पढ़ लिया। 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना, जो भी जनगणना होती है, के पश्चात एक परिसीमन अधिनियम अधिनियमित करती है। 2 संसद होता है, परिसीमन मतलब होता है सीमा क्षेत्र निर्धारित करना। ठीक है, तो संसद क्या होती है? एक परिसीमन अधिनियम को पारित करती है। इसके बाद इस अधिनियम के आधार पर एक परिसीमन आयोग बनाया जाता है। तो वो जो परिसीमन आयोग है, कुछ लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं कि चुनाव आयोग के अंदर बनता, नहीं। चुनाव आयोग तो उसके अंदर एक मेंबर हो सकता है, लेकिन परिसीमन आयोग अलग होता है। परिसीमन आयोग बनता है वो फिर हर क्षेत्र की, हर जैसे संसदीय क्षेत्र है तो उस संसदीय क्षेत्र की सीमा निर्धारित करेगा, नए संसदीय क्षेत्र बनाएगा, सारी चीजें परिसीमन कर देगा। जब एक बार परिसीमन हो गया तो वो बाध्यकारी होता है, उसको फिर किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2 हुआ था। इसने क्या किया था? 2026 तक लोकसभा सीटें स्थिर कर दी थी। इसका मतलब है 2026 तक परिसीमन नहीं होगा, ना लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी। लेकिन अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आ रही कि ऐसा कुछ होगा। ये क्यों नहीं बढ़ाई थी? क्योंकि इंडिया का मकसद क्या था कि यहाँ तक जनसंख्या को क्या स्थिर करना, कि हम जनसंख्या को यहाँ तक स्थिर कर लेंगे तो सीटें बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। पहले इन्होंने बढ़ा दी थी, एक्चुअली 75-76 से लोकसभा सीटें नहीं बढ़ी हैं। ठीक है, पहले उन्होंने वहाँ से बढ़ा के 2001 तक कर दिया था, 25 साल के लिए सीटें फिक्स कर दी थी 2001 तक, फिर 2001 से फिर बढ़ा दिया गया 2026 तक। 4 बार परिसीमन हुआ है अभी तक, 1952 में, 1963, 1973, 2002। हाँ, यही 2002 में परिसीमन करके इन्होंने फिक्स कर दी सीटें कि इसके बाद सीटें नहीं बढ़ेंगी। लोकसभा में SC हेतु क्या हुआ है? 84 सीटें रिजर्व हैं, आरक्षित हैं, और ST हेतु कितनी? 47 सीटें आपकी आरक्षित हैं। तो ये भी पूछा जाता है। अब संसद के सत्र देख लीजिए क्या होते हैं, कितने होते हैं। संसद के सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सत्र, फरवरी से मई के बीच में, जब जिसमें बजट आता है। 1 फरवरी को बजट आने लगा। दूसरा होता है मानसून सत्र, जुलाई से सितंबर के बीच में। तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, नवंबर से दिसंबर के बीच में। इस सत्रों के बारे में संविधान में लिखा हुआ है कि कभी भी 2 सत्रों के बीच में 180 दिन से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स मिनिमम 2 सत्र तो होने ही होने, लेकिन परंपरा रही है 3 सत्र होते हैं। आहूत करना मतलब सत्र को बुलाना, सत्र का शुरुआत करना कौन? राष्ट्रपति करता है। स्थगन करना, कुछ घंटे, दिन या सप्ताह हेतु सत्र को क्या है, बैठकों को स्थगित कर देना। बैठकें नहीं होंगी, कभी देखते हो हल्ला होता है, ज़्यादा बवाल कटता है तो स्थगन हो जाता है। तो कभी कभार कुछ घंटे के लिए होता है, फिर दिन के लिए होता है, कभी कभी सप्ताह भर के लिए हो जाता है, और कभी अनिश्चित काल के लिए हो जाता है। अनिश्चित काल मतलब जब ये पीठासीन अधिकारी जो होता है, पीठासीन अधिकारी मतलब जैसे लोकसभा है तो उसका कौन है पीठासीन अधिकारी? वैसे स्पीकर होता है, लेकिन एक चेयर होती है, उस पर कुछ और होते हैं, वो भी करते हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष भी करता है। तो पीठासीन अधिकारी जब एक वो बता दे कि इस समय बाद दोबारा सत्र बुलाया जाएगा, इतने टाइम तक के लिए स्थगित हो रहा है, तब तो निश्चित काल के लिए होगा। अगर वो टाइम नहीं बताए तो अनिश्चित काल हो गया। सुबह की बैठक कब? 11 से 1 PM के बीच में, और शाम की बैठक 2 से 6 PM के बीच में होती है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन वही जो मैंने बताया, समय ना बताए। सत्रावसान, सत्रावसान मतलब सत्र का अवसान, सत्र यहाँ पे खत्म हो गया, ये राष्ट्रपति करता है। सत्र को बुलाना और सत्रावसान करना राष्ट्रपति का काम होता है। बाकी स्थगन वगैरह दोबारा बुलाना ये सब पीठासीन अधिकारी का होता है, जो उसका मैन होता है, हेड होता है।
राष्ट्रपति द्वारा 107(3) के तहत सभी लंबित विधेयक स्वतः समाप्त होने से बच जाते हैं। तो 107(3) अनुच्छेद है आपका। अगर सत्रावसान भी हो तो लंबित जो विधेयक होते हैं वो बच जाते हैं, बाकी संकल्प प्रस्ताव वगैरह ये सब खत्म हो जाते हैं। संकल्प प्रस्ताव बताऊंगा, जो विधेयक लाने से पहले संकल्प लाया जाता है, कुछ प्रस्ताव लाया जाता है। एक शब्द होता है लेम डक सत्र। लेम डक सत्र क्या होता है? जब नई लोकसभा का चुनाव हो जाता है तो नई लोकसभा के चुनाव के उपरांत भी क्या होता है, जो पुरानी लोकसभा होती है इसकी एक बैठक बुलाई जाती है, उस बैठक को बोला जाता है लेम डक सत्र। उसमें जो आपके सदस्य दोबारा चुन के नहीं आते पुरानी लोकसभा वाले, तो उनको बोला जाता है लेम डक विधेयक, मतलब सांसद, लेम डक सांसद। तो नई लोकसभा चुनाव के उपरांत निवर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र को क्या बोला जाता है? लेम डक सत्र। विघटन का वो कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? 85(2) के तहत लोकसभा का आपका विघटन हो जाता है। राज्यसभा आपकी स्थायी होती है, इसका कभी विघटन नहीं होता। लोकसभा विघटन के पश्चात कौन कौन से विधेयक समाप्त नहीं होते? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपी पीसीएस और अन्य एग्जाम डायरेक्ट पूछा जाता है कि तो लोकसभा का अगर विघटन हो गया तो ऐसे कौन से विधेयक हैं जो आपके समाप्त नहीं होते? तो पहला, राज्यसभा में लंबित विधेयक जो लोकसभा से पारित ना हो। दैट मीन्स राज्यसभा में स्टार्ट हुआ है और वहाँ पे क्या हुआ, अभी पारित नहीं हुआ, तो लोकसभा जाएगा नहीं, तो राज्यसभा में ही आई चीज़ें वहीं रह गई, ये आपका विघटन नहीं होगा। दूसरा, दोनों सदनों से पारित विधेयक जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु लंबित हों। अगर दोनों सदनों से पारित विधेयक हैं और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु लंबित हैं तो ये आपका बना रहता है। लेकिन इसमें भी एक है जो मैंने अभी लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि नई अगर सरकार चेंज हो गई और नई गवर्नमेंट ने अगर बोल दिया राष्ट्रपति को कि इसको पारित नहीं करना है, तो राष्ट्रपति अपने पास रख लेता है। अपने पास रख लेता है तो ये विधेयक स्वतः ही अनिश्चित काल के लिए लंबित हो जाता है, जिसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। ठीक, ऐसे विधेयक जो दोनों सदनों से पारित हों परंतु राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटा दिया गया हो, तो ऐसे विधेयक भी जो दोनों सदनों से पारित हों लेकिन राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटाया तो ये भी नष्ट नहीं होंगे। अब देख लेते हैं, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे राज्यसभा से पारित हो गया, लोकसभा में लंबित है और लोकसभा विघटित हो गई तो वो नष्ट हो जाएगा। लोकसभा ने ही स्टार्ट किया है, पारित नहीं हुआ तो भी विघटित हो जाएगा। लोकसभा में पारित करके राज्यसभा को भेज दिया तो भी विघटित हो जाएगा। जो काम पुरानी लोकसभा कर चुकी हो और राज्यसभा में लंबित हो या वो फाइनल तक नहीं पहुंचा तो वो आपका क्या है, नष्ट हो जाएगा। गणपूर्ति या कोरम। गणपूर्ति क्या होती है कि देखो, गणपूर्ति होती है कि जब कोई आपकी 543 सदस्य संख्या है तो इसमें एक मिनिमम बनाया है इन्होंने कि 10%, यानी कि इसका 10% निकालो 54.3 होता है, लेकिन 55 कम से कम सांसद आपके क्या होने चाहिए, सदन में उपस्थित होने चाहिए, तभी जाके क्या होगा, सदन की कार्यवाही चलेगी। तो मिनिमम संख्या ये है, इसी को बोलते हैं गणपूर्ति या कोरम। सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या जिसकी उपस्थिति के पश्चात ही सदन का कार्य संपादित होता है 1/10 है। अर्हताएं देख लेते हैं, क्या क्या योग्यताएं चाहिए। तो भारत का नागरिक हो, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु चाहिए। निर्वाचन आयोग का जो प्राधिकारी होता है, निर्वाचन अधिकारी होता है, इसके सामने शपथ या प्रतिज्ञान लेना चाहिए। ये शपथ लेता है कि हाँ हम ऐसा करेंगे, जो भी उनका फॉर्मेट है उस आधार पर। इसके बाद किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु निर्वाचक होना चाहिए। तो कोई भी संसदीय क्षेत्र हो उसमें उसको एक निर्वाचक के रूप में, मतदाता के रूप में क्या होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए देश के अंदर। अनुच्छेद 102(1) के तहत निर्हरता देख लो, अभी तो अर्हताएं देखनी, तो अयोग्यता किस हिसाब से अयोग्य हो सकता है। तो अनुच्छेद 102(1) के तहत अयोग्य घोषित हो सकता है, इसके लिए कुछ प्रावधान है। ये प्रावधान में राष्ट्रपति करता है, अयोग्य घोषित करता है, किससे, चुनाव आयोग की सलाह पे करता है। चुनाव आयोग देख लेगा कि चुनाव में अगर आपने जो खर्च किया उसका ब्यौरा नहीं दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपने धांधली की, कुछ ऐसी चीज़ों का यूज किया जिसमें निर्हरता घोषित हो सकती है, तो एक तो ये चुनाव आयोग करता है। दूसरा है अनुसूची 10 के तहत। अनुसूची 10 में दल बदल कानून है। दल बदल कानून पे फैसला कौन करेगा, ये आपका पीठासीन अधिकारी करेगा। यहाँ पे पीठासीन अधिकारी हेड होता है और यहाँ पे आपका राष्ट्रपति हेड होता है। राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति बाध्य है किसका, चुनाव आयोग की सलाह मानने को। यहाँ पे 102(1) में अगर चुनाव आयोग, लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन यहाँ पे निर्हर करता है तो निर्हर कौन करेगा, राष्ट्रपति। 191 के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्य भी निर्हर हो सकते हैं, जो राज्य के विधायक होते हैं, MLA और MLC।
अनुसूची 10 क्या है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कब आया था? 1985 में इसमें संशोधन किया गया था। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का है। इसमें क्या हुआ था? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और इसमें अनुसूची 10 जोड़ी गई संविधान में। राजीव गांधी लेके आए थे। उस टाइम पे क्या हो रहा था कि राज्यों में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी इकट्ठे विधायक टूट जा रहे थे। शाम में किसी की सरकार है, सुबह में किसी और की बन जा रही थी। तो ये एक तो अस्थिरता आ रही थी, दूसरा जो जनता ने वोट दिया उसका माखौल उड़ाया जा रहा था, आप किसी की सरकार बना दो, आया राम गया राम टाइप का हो रहा था। तो फिर इन्होंने लेके आए, इन्होंने क्या बोला? पहले इन्होंने बनाया कि 1/3 अगर हटके अलग होते हैं, किसी पार्टी का 1/3 फैक्शन हटके अलग होता है किसी और पार्टी में, तो वो आयोग नहीं ठहराए जाएंगे। बाकी अगर उससे कम होते हैं तो देखा तो 1/3 आसानी से हो जा रहे थे। तो फिर इन्होंने किया इसमें कि कम से कम अगर अलग होना है तो 2/3 विधायक अलग होंगे, कोई या तो वो अलग पार्टी बनाए या किसी दल के साथ गठबंधन कर ले, तो ये अयोग्य नहीं होंगे, उससे कम होंगे। तो जिस पार्टी से ये चुने गए थे वो पार्टी के कहने पे इनको अयोग्य ठहराया जाएगा। अभी यही हुआ था महाराष्ट्र में, 2/3 से ज़्यादा विधायक थे, अलग हो गए, कोई दिक्कत नहीं उनको। और इन सब पे निर्णय लेने वाला एक पीठासीन अधिकारी होता है। पीठासीन अधिकारी कौन होता है? आपका स्पीकर। अब इसको कोर्ट में चुनौती तो दी जा सकती है, लेकिन ये इतना बड़ा संवैधानिक पद होता है कि कोर्ट भी ज़्यादा दखल नहीं करता है। तो जो कर्नाटका में हुआ था, स्पीकर ने सबको अयोग्य घोषित कर दिया था और चुनाव लड़ने की भी अनुमति छीन ली थी। बाद में कोर्ट ने अयोग्य तो मान लिया, चुनाव लड़ने की अनुमति जरूर दे दी थी कोर्ट ने। स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़े। अब कैसे अयोग्य ठहराए जा सकते हैं? कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दे जिससे उसने चुनाव लड़ा तो अयोग्य हो जाएगा। राजनीतिक दल के दिशा निर्देशों के विपरीत मतदान करे, अनुपस्थित रहे। अगर व्हिप होता है, एक व्हिप जारी कर दिया राजनीतिक दल ने किसी ने, तो अगर ये व्हिप जो जारी किया उसने व्हिप में लिख देता है कि आपको इस दिन इतने बजे उपस्थित रहना है। पहली चीज, उपस्थित रह के इस पक्ष में आपको मतदान करना है। तो एक हर पार्टी का एक चीफ व्हिप होता है, उन्हीं के विधायकों या सांसदों में से, ये निर्देश जारी करता है। अब व्हिप के अगर आपने निर्देश नहीं माने या अनुपस्थित रहे, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप पार्टी को बता के परमिशन लेके अनुपस्थित रह सकते हो, जैसे बीमार हो, कहीं विदेश में हो। लेकिन अगर वैसे रहे तो आपको क्या है, अयोग्य ठहराया जा सकता है। कोई निर्दलीय सदस्य है, अगर वो किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ले तो निर्दलीय विधायक राजनीतिक दल की सदस्यता नहीं ग्रहण कर सकता। अगर कर लेगा तो वो भी अयोग्य हो जाएगा तुरंत। और अगर कोई निर्वाचित है या मनोनीत, अगर कोई मनोनीत सदस्य है, वो मनोनीत होने के 6 माह पश्चात या तो मनोनीत होने के 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ले ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 6 माह पश्चात किसी राजनीतिक दल की सदस्यता लेता है, ग्रहण करता है, तो क्या अयोग्य घोषित हो जाएगा। जैसे सचिन तेंदुलकर थे आपके राज्यसभा के सदस्य, इनको राष्ट्रपति ने नामांकन किया था। रेखा हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब ये क्या करेंगे कि ये पहले इनको मनोनीत हो गए और 6 माह के बाद अगर किसी दल की सदस्यता लेते हैं तो ये अयोग्य हो जाएंगे। 6 माह के अंदर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अपवाद वही है कि 2/3 बहुमत से अलग हों, 2/3 सदस्य मेनली अलग हों, जैसे एकनाथ शिंदे लेके चले गए थे, तो कोई दिक्कत नहीं। संसद के पीठासीन अधिकारियों के बारे में जान लेते हैं। कौन कौन होते हैं पीठासीन अधिकारी? लोकसभा अध्यक्ष, सबको पता है। लोकसभा सदस्यों द्वारा इनका चुनाव होता है। अगर इनका पद रिक्त हो गया तो उपाध्यक्ष को संबोधित करे, इस्तीफा दे सकते हैं। मतलब पद रिक्त करने के लिए किन किन परिस्थितियों में पद रिक्त हो सकता है, तो उपाध्यक्ष को संबोधित करे, इस्तीफा दे सकते हैं। और अगर ये लोकसभा के सदस्य ही ना रहे तो ये क्या, स्पीकर नहीं रहेंगे। हटाने के लिए क्या प्रक्रिया है? 14 दिन का इनको अग्रिम नोटिस दिया जाता है। लोकसभा में विशेष बहुमत, जिसको बोलते हैं प्रभावी बहुमत, जो टोटल 543 सदस्य संख्या, तो 543/2 + 1 इतने मेंबर क्या करेंगे, इनको अगर हटाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दें तो ये हट जाएंगे। लेकिन राज्यसभा की सामान्य सहमति, जितने प्रेजेंट है, पता चले वहाँ पे राज्यसभा की 245 है, कार्यवाही के लिए सिर्फ 25 चाहिए, 25 प्रेजेंट है। इसके 1/2 ने, अगर 1/2 + 1 ने दे दी सहमति, हो गया। अगला देखते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? ये शपथ दिलवाता है। तो जब भी कोई नई लोकसभा का चुनाव होता है, चुनाव के जस्ट बाद क्या होता है, बैठक होगी। बैठक में एक व्यक्ति को, जो वरिष्ठ होगा, उसे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। ये बहुत पहले से परंपरा चली आ रही है। अब प्रोटेम स्पीकर बनेगा ये व्यक्ति, तो ये क्या करेगा, सबको शपथ दिलाएगा। शपथ दिलवाएंगे तभी वो सांसद कहलाएंगे। जब सबको शपथ मिल गई तो ये सांसद बन गए। अब ये सांसद अपने में से चुनेंगे क्या, लोकसभा स्पीकर। और जैसे ये चुन जाएगा तो प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये है आपका प्रोटेम स्पीकर। इस बार कौन थे? वीरेंद्र कुमार।
टीकमगढ़ से सांसद हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इनके पास है। अध्यक्ष के कार्य देख लो क्या होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के पास बहुत शक्ति होती है। धन विधेयक, अगर किसी विधेयक को इन्होंने धन विधेयक घोषित कर दिया तो धन विधेयक है। धन विधेयक अगर घोषित हो गया तो केवल लोकसभा का ही वोटिंग चाहिए। राज्यसभा 14 दिन तक इसको लंबित रख सकती है, वो पारित हो जाएगा। आधार के केस में यही हुआ था, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ा कि हाँ ये धन विधेयक था। संयुक्त अधिवेशन हो अगर 108 के तहत होता है दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन। कब होता है, किस बेस पे, कि अगर 6 महीने से ज़्यादा गतिरोध हो जाए, जैसे लोकसभा ने कोई चीज़ पारित की और राज्यसभा में वो चीज़ लंबित हो गई, राज्यसभा ने 6 महीने से ज़्यादा तक वहाँ पारित नहीं किया, कोई विचार नहीं कर रही, तो ये संयुक्त अधिवेशन आ जाएगा। लोकसभा ने पारित की, राज्यसभा ने उसमें क्या कुछ संशोधन ऐसे कर दिए जो लोकसभा को मान्य नहीं है, तो भी वो लंबित रहेगा। तो इसके लिए किन विधेयक पे, ना तो आप धन विधेयक में तो जरूरत है नहीं, जो संविधान संशोधन है उस पर बुला नहीं सकते हो, संविधान संशोधन विधेयक है उस पर संयुक्त सत्र नहीं बुला सकते, तो केवल सामान्य विधायकों पर जो विधेयक होते हैं, सामान्य विधेयक, इन पर ही आपके क्या होता है, दोनों का संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है। तो सामान्य विधेयकों पर संयुक्त सत्र बुलाया। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। अगर वो उपस्थित नहीं है तो फिर कौन करेगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष। ये ध्यान रखना, राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं करेगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। वो भी अनुपस्थित है तो फिर तीसरे नंबर पे कौन करेगा, आपका राज्यसभा का उपसभापति। सभापति फिर भी नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ये है। अब कुछ समितियां होती हैं जिनका पदेन अध्यक्ष होता है लोकसभा का स्पीकर। कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति। अगर ये किसी और समिति में ये व्यक्ति होता है तो अपने आप उसका अध्यक्ष बन जाता है, क्योंकि यही तो समितियां बनाता है। अब आते हैं उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष इसको विपक्षी दल के नेता को बनाया जाता है। इस टाइम पे शायद कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है लोकसभा का, ठीक है, तो उपाध्यक्ष हो गया। दोनों की अनुपस्थिति, अगर अध्यक्ष नहीं है और उपाध्यक्ष नहीं है तो 10 या 10 से कम सदस्यों का एक पैनल बनाया जाता है और वो बैठ के क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। तो एक पैनल में नाम दिए जाते हैं वरिष्ठ सदस्यों की, उसमें 10 या उससे कम सदस्य होते हैं, तो वो बारी बारी से होता है। जैसे लोकसभा अध्यक्ष है तो वही अध्यक्षता करेगा, लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो देखे होंगे कि लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर वो नहीं होता, कई बार एक बार रमा देवी थी, रमा देवी आपकी बैठी हुई थी, बिहार की हैं, ठीक है, ये अध्यक्ष पैनल में थी, सभापति पैनल में, तो सभापति की चेयर पे थी। इनको आजम खान ने कुछ बोल दिया था, बहुत ज़्यादा बवाल कट गया था, ठीक है। तो ये होता है कि उपाध्यक्ष का, ये अध्यक्षों का या सभापतियों का एक पैनल होता है जिसमें 10 या उससे कम सदस्य होते हैं। आगे आ जाते हैं, यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अगले वाले उसमें हम लोग बात करेंगे ऐसे उपसभापति जो होता है। एक दो चीज़ें और बताए थे। एक होता है अटॉर्नी जनरल, इसके बारे में बात नहीं हुई है। अटॉर्नी जनरल होता है अनुच्छेद 76 के तहत अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जो सेवा शर्तें वगैरह हैं वो सब राष्ट्रपति ही तय करते हैं इनकी। ये कोई इसके अलावा कोई और केस भी लड़ सकता है, ये ध्यान रखना। अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट के तो सारे केस लड़ता ही है, देश के किसी भी न्यायालय में जा सकता है। वो व्यक्ति होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, योग्य हो उसके लिए। इसके अलावा ये व्यक्ति आपका जो सदन है, संसद का सदन, तो दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, बैठकों में भाग ले सकता है। केवल मतदान नहीं कर सकता है, दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है। इसके दोनों सदनों की जो समितियां होती हैं, सदन की समितियां, उन समितियों का भी सदस्य बन सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो किसी सदन का सदस्य नहीं होता है लेकिन उसकी बैठकों में भाग ले सकता है, तो वो यही व्यक्ति अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 76, राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बारे में पहले ही आप पढ़ चुके, तो उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। वो वहाँ का सभापति होता है। जिस समितियों के यहाँ पे स्पीकर अध्यक्ष होता है, जो स्पीकर के यहाँ काम होता है, वही आपका उपराष्ट्रपति का काम राज्यसभा में होता है। तो इसमें इतना ही। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे, राज्य की कार्यपालिका देखेंगे।
तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। यहाँ पर आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। ये हमारे 2 बैचेज चल रहे हैं, एक चल रहा है बीपीओ का पेड बैच और दूसरा चल रहा है जूनियर असिस्टेंट का पेड बैच। इसमें आपको बीपीओ के पेड बैच में क्या मिल जाएगा, पंचायती राज पर सारी वीडियो क्लासेज मिल जाएंगी और उनकी पीडीएफ आपको सिंगल पीडीएफ में मिल जाएगी 346 पेजेज की। सिंगल पीडीएफ आपको कंप्यूटर की मिल जाएगी 280 पेजेज की। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो कि ये सारा जितना भी आपका कंटेंट है इसको हमने थ्योरी फॉर्म में कवर करा दिया, फिर वो सारा कंटेंट आपका किस में आ गया, एमसीक्यूज फॉर्मेट में, प्लस और भी एमसीक्यूज आ गए जो मार्केट में कहीं पर भी थे वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। टोटल हमने 12 टॉपिक्स में पूरा पंचायती राज डिवाइड किया था। हर टॉपिक पर एक टेस्ट है और हर टेस्ट में आपके 150 से 200 क्वेश्चन हैं। तो ये आपका कहीं से फिर बाहर रहता ही नहीं है कोई क्वेश्चन। यहाँ से आपका 2 तरीके से कवर हो जाएगा, एक थ्योरी क्लास है और दूसरा टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट। 12 टेस्ट तो ये हैं, प्लस 15 टेस्ट फेज 1 में हुए थे, उसमें भी सब में किसी में 100 क्वेश्चन है मिनिमम, किसी में 150। तो टोटल 27 टेस्ट आपको पंचायती राज पर मिल जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर पर भी आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट मिल जाएंगे 12, हर टॉपिक पर एक। वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगी, इनकी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, वैल्यू एडिशन पे हमने क्या किया, पंचायती राज पर वैल्यू एडिशन मीन्स वो कंटेंट जो क्लासेज और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज से बाहर का था, किसी भी बुक में था, तो पंचायती राज पर भी है वो आपका। इसके बाद स्कीम्स पर भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पे स्कीम्स पर है, प्लस यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स पर है। वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। यूपी स्पेशल वीडियो क्लासेज और पीडीएफ मिल जाएंगी। टास्क करने का आपको मौका मिलता है। टास्क करते हो तो एक तो आप खुद परफॉर्म करते हो, आपकी एक आदत डेवलप होती है, प्लस उससे आपको मौका मिलता है सुपर ग्रुप में जाने का। इसके बाद रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो आपके जो भी डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती है, स्ट्रेटजी होती है, वो आपको मिलती रहती है। ठीक है, फीस 299 है। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे कुछ भी कर सकते हो, इस नंबर पर करना है। नेम ये चेक कर लेना। इसके बाद टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी एक पर आपको भेज देना है, थोड़ा वेट कर लेना है, आप जोड़ दिए जाओगे पेड बैच में। अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सेम बैच हमारा जूनियर असिस्टेंट का भी चल रहा है। यहाँ पे भी आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, रिवीजन प्रोग्राम मिल जाएगा। इसके बाद टास्क मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन क्लासेज, फुल टेस्ट और रेगुलर गाइडेंस। यहाँ पे भी सेम सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा ये बैच चल रहा है। यूपी पीसीएस से ऊपर लेवल का आपको यहाँ पर कंटेंट कराया जा रहा है। ठीक है, बैच फीस 299 ही अब कर दी है सारे स्टूडेंटों की डिमांड पर। फ़ोनपे और पेटीएम कुछ भी इस पर भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस है जो बीपीओ का था। इस नंबर पर पे करना है और ये नेम चेक कर लेना है, स्क्रीनशॉट यहाँ भेज देना। चलिए अभी के लिए इतना ही। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।